स्याह फरारी नरम रोई से चारकोल में लिपटी शफाफ सड़क पर चल रही थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा अनिल अपने साथ बैठे तूरान को काफ़ी देर से जांच रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो लोग रात को 8 बजे शूटिंग से पहले मामूल की शॉपिंग के लिए घर से निकले थे। कल सुबह चाइना के लिए फ़्लाइट थी। उसके लिए ज़रूरी साजो सामान आज खरीदना था। दूरान मदहोश सी कैफियत में गहराई नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए हुए था। वैसे तो उससे तवील वक्त तक खामोश रहने की आदत थी, लेकिन अनिल से कभी-कभार उसकी आदत बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी और अब भी तूरान को देखकर उसका कुछ ऐसा ही हाल था। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? पूरी तरह उसकी तरफ रुख मोड़े सवाल किया। तूरान ने चेहरा मोड़ा और गहरी निगाहों से अनिल की तरफ देखा। उनमें हनूस किसी गहरी सोच के बायस पेशानी पर इकट्ठी हुई कराफ की शिकन बनाए हुए थी। तुम्हें ये हार भी अजीब नहीं लगता? अनिल की बात का जवाब देने के बजाय उससे सवाल पूछ लिया। ये उसकी आदत थी, सवाल पर जवाब के बजाय सवाल करना और दूसरे इंसान को खुद से जवाब तलाश करने पर मजबूर करना। लेकिन इस वक्त किया गया सवाल अजीब था कि उसको हार्वी क्यों अजीब लगा, हालांकि आज तक सबको वो ही अजीब लगता था। मतलब अनिल ने कंधे उचकाए। मतलब मुझे कुछ अजीब लगता है। वो तजस्सुस लहजा अनिल ने नासमझी निगाहों में समोए देखा। सैम गाड़ी को सुर्ख बत्ती चलने के बाद सिग्नल पर रुक चुका था। हार्वी के पास कितनी सुपरहिट फिल्में हैं? फिर से उसी अंदाज में हैरान बैठे अनिल से सवाल किया। अनिल ने भुनवें उठाई और लप्पू को गोलाई रूह घुमाते हुए चंद सेकंड सोचा, फिर नाकाम होकर उसकी तरफ देखा। अब वो हार्वी की सुपरहिट फिल्मों की गिनती तो हर किस नहीं जानता था। सब सुपरहिट हैं और ये वाली भी सुपरहिट ही जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतवासन लहजे में जवाब देकर तशवीश जाहिर की। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी कुछ गड़बड़ है। उसके पास इतनी दौलत की रेल पे सिर्फ चंद सुपरहिट फिल्में देकर वो कैसे बहुत सारी प्रोडक्शंस कंपनीज को पीछे छोड़े हुए है? दुरान ने थोड़ी सहलाई और आंखों को सिकोड़ा। अनिल ने गहरी सांस ली। अच्छा, तो वो तब से इन सोचों में मगन था। सिग्नल खुल चुका था। गाड़ी फिर से चलने लगी थी। दौरान, तुम हमेशा से आगे की सोच क्यों रखते हो? मेरी तो समझ से ये बात बराबर है। उसकी दौलत से हमें क्या लेना देना? अनिल ने उसकी बात पर हैरत जाहिर की। हम्म, सही। चलो, तुम कहते हो तो छोड़ दिया। जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ लबों को फैलाया। ऐसी मुस्कुराहट जो मुस्कुराहट खुद ब खुद चेहरे पर आती है, तो वो शायद कभी उसके चेहरे पर नहीं आई थी। लेकिन इस दुनिया में मुस्कुराहट नामी चीज़ अक्सर जगहों पर इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसलिए उससे एक झूठी मुस्कुराहट लबों पर सजाना सीख लिया था, जिसे वो वक्त ज़रूरत वो इस्तेमाल करता था। इस मुस्कुराहट का साथ उसकी आंखें कभी नहीं देती थीं। मोबाइल की बजती रिंगटोन पर अनिल ने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देखा। रीना कॉल कर रही है बार बार। तुम चेंजिंग रूम में थे, तब भी कॉल आई थी। अनिल ने मोबाइल पर ही निगाहें झुकाए साथ बैठे दौरान को बताया। तुम बार बार काटते रहो। सपाट लहजे में तुर्की पर तुर्की जवाब दिया। इट्स नॉट फेयर दुरांग, शी लव्स यू। अनिल ने मसनूई आंखें निकाली। रीना बेवरली हिल्स में एक मशहूर दौलतमंद बिजनेसमैन की बेटी थी और दुरांग पर पूरी तरह फिदा थी। कोई भी शोबिस तकरीब हो या कुछ भी, वो हर जगह मौजूद रहती थी। उसके असर और रसूख इतने थे कि वो दुरान की पेशावर फ़ोन नंबर तक की रसाई पा चुकी थी और अब आए दिन कॉल्स करती रहती थी। अगर इस तरह के लव का ख्याल रखने बैठ गया तो बस फिर क्या मैं। मतवासन लहजे में जवाब दिया और सीधा हुआ। निगाहें सड़क की दाईं तरफ मौजूद मंगोलिया बेकरी पर जम गई थीं। ये बेवरली हिल्स की मशहूर बेकरी थी, जो अपने टेस्ट की वजह से मशहूर थी। बेकरी के पास रुको। तुरान ने लबों पर उंगली रखते हुए ड्राइवर को हुक्म सादिर किया। ड्राइवर हुक्म से पहले ही गाड़ी को एक तरफ लगा पा रहा था, क्योंकि वो जानता था इस सड़क से तुरान कभी रुके बिना नहीं गुजरता था। बेकरी की शीशे की बनी सामने की दीवार के पार अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। आज भी वो सफ़ेद बेकरी केप सर पर टिकाए सफ़ेद नैपकिन बांधे काउंटर के पीछे खड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। काउंटर के सामने खड़ा खरीदार उससे महुए गुफ्तगू था। आज फिर? उफ, दुरान, प्लीज। रात को फ्लाइट है हमारी और बहुत सी तैयारी बाकी है। आज नहीं। अनिल ने झुंझलाकर हाथ हवा में उठाए। उससे एक किस्म की इल्तिजा की थी। लहजा निहायत विसारियत लिए हुए था। दुरान उसकी बात अनसुनी करता सिगरेट सुलगा चुका था। गाड़ी का शीशा आहिस्ते से नीचे जा रहा था और दुरान की निगाहें बेकरी के शीशे के पार उस लड़की पर जम गई थीं। अनिल ने अपनी हवा में उठे हाथ बेबसी से नीचे गोद में रखे। तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। दुरान के करीब होकर सरगोशी नुमा मशवरा दिया। क्या बात करूं? लबों में सिगरेट दबाए कहा और लाइटर को जलाकर सिगरेट के पास किया, जबकि आंखें वहीं टिकी थीं। तुम जानते हो क्या बात? अनिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वक्त नहीं। वो गाड़ी की पुश्त से सर टिकाए पुरसुकून लहजे में कह रहा था। आंखों की पुतलियों में अब लड़की का अक्स बन रहा था,
जिसमें वो हंस रही थी। अनिल ने गहरी सांस बाहर ऊँडेली। चंद सेकंड्स यूं ही खामोशी निकल गई। अनिल आगे हुआ, कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली और फिर दुरान की तरफ देखा, जो गाड़ी की खुली खिड़की पर बाजू टिकाए सिगरेट की कश लगा रहा था। मिस्टर मलिक अब चलें? आज इतना बहुत है, इसको देखना। अनिल ने सीट की पुश से सर टिकाए आंखें मूंदे सवाल किया। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही सिगरेट की कश लगाता हुआ शीशे के पार उस लड़की पर निगाहें जमाए हुए था। अनिल ने सबसे लब भींचे, आंखें खोली और पूरी तरह उसकी तरफ घूम गया। दुरान, मेरी जगह तुम्हारा पीए कोई और होता तो यकीन करो तुम्हें छोड़ चुका होता मेरे भाई। अनिल ने सर को दाएं बाएं घुमाते हुए थके लहजे में तंज के तेज चलाए। क्यों? मासूमियत से बिना उसकी तरफ देखे सवाल किया। वाह ये मासूमियत। मैं पीए हूँ लेकिन कुछ भी तुम्हें वक्त पर नहीं करवा पाता। अनिल ने दांत पीसते हुए अपनी बेबसी की हद बताई। सैम ड्राइव प्लीज, और इस रास्ते से आने से गुरेज किया कर भाई। अनिल ने आगे होते हुए ड्राइवर को मुफीद मशवरा दिया। सैम वेट। तुरान ने रौब से हुक्म दिया। अनिल ने घूरकर देखा। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में सित से देख रहे थे। सैम नो, प्लीज जल्दी चलो। अनिल ने दांत पीसते हुए सैम को फिर से मुखालिफ हुक्म दिया। दोनों के दरमियान दोस्ताना नोकझोंक अक्सर होती थी और सैम दोनों में पिस जाता था। और अब भी वो दोनों की कश्मकश में बैठा था कि किसकी बात माने, अनिल की या दुरान की। इस वक्त बहुत तैयारी पड़ी है और सब इससे ज्यादा अहम है। चलो सैम, तुम फौरन दुरांग चलो। अनिल सख्त पेशेवराना लहजा अपनाए हुए था। देख लूंगा तुम्हें भी। सैम चलो। दुरान ने मसनूई गुस्से में कहा। हाँ देखते रहना, साथ हूँ तुम्हारे हमेशा। अनिल ने आंख को दबाए शरारत से जवाब दिया। गाड़ी फिर से सड़क पर उसी रफ्तार से दौड़ने लगी थी और अनिल अब सर को तासुब से हिलाते हुए हंस रहा था। जो आहिस्ते से फ्लैट का दरवाज़ा लगाकर पलटी और फ्लोर के जीनों को फलांगती हुई नीचे उतरी। स्याह जोड़े में मलबूस वो सूट दुपट्टे को कंधों पर टिकाते उजलत में सीने उतर रही थी। अम्मा सो रही थी और अब्बा के आने में अभी वक्त था। इसी वक्त से फ़ायदा उठाती वो उसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद अपनी दोस्त हिना के घर जा रही थी। वो सुनैना को हिना के घर जाने का बताकर बाहर निकल आई थी। हिना भी मस्बी बाहर से ईसाई थी और बचपन से ही उनकी हम जमात थी। एक इमारत की रिहायशी होने और एक ही जमात में होने के बायस दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब वो तीसरे फ्लोर के सीने उतर रही थी जब अचानक निगाह सामने पड़ी और ना चाहते हुए भी कदम थम गए। आंखों का मजीद हुजम बढ़ाए बागौर सामने देखा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही दाएं तरफ वो अन्नू के फ्लैट के सामने खड़ा था। स्याह टी शर्ट, नीली पुरानी जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुस्रिफ सी कैफियत में बार बार जेब से हाथ निकालकर फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो कैसे उसे भूल सकती थी? उस दिन मैदान वाले वाक़ये के बाद आज उसे 2 हफ्ते बाद देखा था और एक सेकंड के 12वें हिस्से में उसका ज़हन उसकी शनाख्त कर चुका था। वो यूं ही साकिन खड़ी उसे देख रही थी जब अचानक ज़हन में ख्याल आया, अन्नू का छोटा भाई जो वेद का हम क्लास था और कल उसी ने जिक्र किया था, वो लोग कहीं गए हैं। उसी ख्याल के ज़ेरे असर बेहासा चंद कदम आगे बढ़ी और उसके बराबर में जाकर बोलने के लिए लब खोले। उसी लम्हे लड़के ने ज़रा सिमकी से रुख मोड़ा। वो अन्नू शायद यहाँ नहीं है, कहीं गए हैं वो लोग। जोई ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़के के देखने का अंदाज अजीब था। वो अपना इत्मीनान खो रही थी। लड़का चंद सेकंड खामोश खड़ा उसे देखे गया और फिर यूं ही सपाट चेहरे के साथ रुख मोड़े दरवाजे पर दस्तक देने लगा। हैं, इसे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बताया तो है कि वो लोग घर पर नहीं है। जोई को हैरत का शदीद धचका लगा। अन्नू के दोस्त हैं ना आप? उसके कोई जवाब न देने और बेनियाजी बरतने पर जोई ने फिर से सवाल किया। अब की बार जवाब देना तो दूर की बात, उसे रुख मोड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जोई को उसकी ये बेनियाजी अजीब तरह खली। क्या इसे सुनाई नहीं देता? ओह जीसस! हैरत से आंखें खुल गईं। दिमाग ने तो 180 की रफ्तार से फिरकी घुमाकर नतीजा अखज़ कर लिया था, लेकिन दिल को यकीन न आया। वो फिर से उससे मुखातिब हुई। देखें, वो लोग यहाँ नहीं हैं, शायद अर्जेंट कहीं जाना पड़ा उन लोगों को। पता नहीं क्यों पर हमदर्दी जाग रही थी, इसलिए वो उसे पूरी तफसील दे रही थी। लेकिन लड़के ने अब की बार भी देखना गवारा नहीं किया। उसके चेहरे के तासुरात इतने सपाट थे कि वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसे वाकई में सुनाई नहीं दे रहा है। लड़का अब उससे बेनियाजी बरतता फिर से फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो इतनी तसब्बुस का शिकार हुई कि हिना के घर जाने की बजाय फिर से वापस ऊपर चढ़ने लगी। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते ही निगाह सामने सुनैना पर पड़ी, जो लाउंज में बैठी खराब वो हंसता रेडियो के एंटीना से ज़ोर आसमान में मसरूफ़ थी। और एंटीना था कि सेट होने का नाम नहीं ले रहा था। वो अब रेडियो के ऊपर धाड़ धाड़ थप्पड़ रसीद कर रही थी। उसी तशद्दुद के दौरान अचानक सामने निगाह जोई पर पड़ी तो हैरानगी से पन में उचकाए सवाल किया। क्या हुआ? तुम तो हिना की तरफ जाने के लिए निकली थी,
या गई नहीं? पर वहाँ तो वो वर्दा हैरत में मुब्तला आंखें बिना झपके खड़ी थी। सुनैना वो सुन नहीं सकता, मुतखीर से लहजे में कहते हुए आगे बढ़ी। कौन सुन नहीं सकता? सुनैना के अंदाज में हैरत से ज़्यादा तजस्सुस की झलक थी। वो ही अन्नू का दोस्त, बहरा है बेचारा। चेहरे पर अनगिनत परेशानी सजाए वसाहत दी। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ये सब? सुनैना ने रेडियो एक तरफ रखा और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो मैं अभी हिना के घर जाने के लिए नीचे उतरी तो अन्नू लोगों के फ्लैट की बेल बजा रहा था। जोई ने अलिफ से ये तक सारी बात सुनैना की गोशे गुजार की और बात सुनने के बाद अब उसकी आंखों में भी हैरानगी थी। अफसोस हुआ बहुत, बेचारा। सुनैना ने गहरी सांस खारिज किए तासुब भरे लहजे में अफसोस का इजहार किया। हाँ, मुझे भी, खोए से लहजे में तायद की। सुनैना अब फिर से रेडियो उठा चुकी थी। उसके लिए ये बात मामूली थी शायद, लेकिन जोई के लिए नहीं। उस लड़के से एक अजीब हमदर्दी महसूस होने लगी थी। हिना के घर जाने का इरादा मुकम्मल तौर पर तर्क करते हुए वो मरियल कदम उठाती बेलकुनी पर आ गई, रेलिंग पर कौनियाँ टिकाईं और चेहरे को उदासी से हाथों पर टिका दिया। उस दिन उस लड़की को देखकर वो उसके मुफलिस होने पर उदास थी और आज उसकी कुव्वत समात ना होने पर दिल मज़ीद उदासी से भर गया। अचानक निगाह फिर से सामने मैदान में उसी बेंच पर पड़ी। वो वहीं बैठा था। कितनी ही देर वो बेसबब उसे तो वहीं तक खड़ी तकती रही और फिर शाम के गहरे साए फैलते ही कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। दुरांग विलास की ड्यूटी से अंदर लॉन्च की राहदारी में दाखिल होते ही दुरान और अनिल के कदम एक साथ थमे। वो रात के 10 बजे दुरांग विलास पहुंचे थे और अभी अंदर दाखिल ही हुए थे कि राहदारी में असमत मलिक की आवाज़ पास सुनाई दी। मिस्टर एल्बर्ट, दुरांग अभी घर पर नहीं है। कब आएगा कुछ पता नहीं। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप प्लीज़ अभी चले जाइए यहाँ से। मुझे दुरांग में कोई तमाशा नहीं चाहिए। असवंत मलिक कराहत लहजे में किसी पर बोल रहे थे। दुरांग ने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए, साथ ही अनिल ने भी तजस्सुस में कदम मज़ीद तेज़ किए। जैसे ही राहदारी से आगे वो दोनों हाल नुमा उस बड़े से लॉन्च में दाखिल हुए, सामने ही विलियम एल्बर्ट अपने 5-6 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गुस्से और रोब में भरा खड़ा था। उसके बिल्कुल सामने मलिक असवंत और रूबी मुस्तरब खड़े थे। नहीं, मैं यहाँ से बात किए बिना नहीं जाऊँगा। बुलाओ उसको। विलियम एल्बर्ट ने टोक लहजे में ऊंची आवाज़ में अपना फैसला सुनाया। उसी दौरान हॉल में मौजूद तमाम नफूस की निगाहें एक साथ दुरान और अनिल पर पड़ी। असफन मलिक तेजी से दुरान की तरफ बढ़े। शुक्र है दुरान, तुम आ गए। देखो ये क्या मामला है मेरी तो समझ से। असफन मलिक परेशान और बेजार से लहजे में वजाहत देते अभी आगे ही बढ़ रहे थे जब विलियम की काटदार आवाज़ हॉल में गूंजी। दुरांग, मेरी बेटी कहाँ है? विलियम की आवाज़ में गर्ज और गुस्सा शामिल था। विलियम एल्बर्ट लॉस एंजलिस का एक मालदार बिजनेसमैन और रीना विलियम का बाप था। दुरान और अनिल की आंखें एक साथ हैरत से फैली जबकि विलियम गुस्से में बिफरता हुआ दुरान की तरफ बढ़ा। मेरी बेटी रीना, उसका पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ है वो? तुम्हें मालूम भी है उसने क्या किया? विलियम ने आंखें निकालते हुए चबा चबा कर सवाल पूछा। दुरान ने जवाब तलब करने के लिए बोलने के बजाय एक आईब्रो उचकाए। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है और वो कल से घर से गायब है। कहाँ है मेरी बेटी? विलियम अब आपे से बाहर हो चुका था। वो ये अनोखा इंकशाफ करने के बाद गुस्से से आगे बढ़ा। इससे पहले वो दुरान के गिरबान तक पहुंचना, अनिल ने फौरन उसके और दुरान के बीच हायल होकर उसके सीने पर हाथ धरा। आराम से मिस्टर विलियम। दुरांग कैसे जान सकता है आपकी बेटी कहाँ है? हम अभी बाहर से आ रहे हैं और सुबह फिल्म की शूटिंग के लिए निकलना है हमें। दुरान के बजाय अनिल ने नाक भींचे सख्त अल्फाज में जवाब दिया। एक सेकंड के तवक्कुफ से पहले कि विलियम मजीद कुछ बोलता, अनिल ने कुछ याद आ जाने जैसे अंदाज में हाथ पेशानी पर रखा। 1 मिनट। अनिल ने तेजी से मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं। रीना के बार बार फोन करने का मकसद अब समझ आ रहा था। विलियम अब भी दुरान की तरफ खूनखार निगाहों से घूर रहा था और उसकी पेशानी पर जहां बल मजीद गहरे हो रहे थे वहां कनपटी की रगें भी उभरने लगी थीं। जहन में विलियम की बात हथौड़े की तरह लगी थी। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है। अनिल लब भींचे फोन कान से लगाए खड़ा था। दूसरी तरफ रीना ने बहुत जल्द फोन उठाया। हेलो। अनिल ने रस्में हेलो कहते ही मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और फ़ोन को हाथ में सीधा पकड़ लिया। मुझे दुरांग से बात करनी है। रीना की आवाज़ फ़ोन से उभरी। वह आरसूदा लहजे में दुरांग से बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। विलियम की पेशानी पर ऊपरी शिकन और रोब भक्त से उड़ा। दुरान ने लब भींचे एक निगाह विलियम पर डाली और जेब से हाथ निकालता बड़े वकार से अनिल के हाथ में पकड़े फ़ोन के करीब हुआ। हेलो। भारी खरदार बेजार लहजा दूसरी तरफ तो जैसे उसकी आवाज़ से रीना को पुरजोश कर दिया था। दुरांग, प्लीज़ मुझसे बात करो। मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे।
देखो मैंने क्या किया, आज तुम्हारे प्यार में इस्लाम कबूल कर लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो एक ही सांस में अपनी सारी बेताबियाँ और कुर्बानियाँ बयान कर गई। विलियम का चेहरा नदामत और गुस्से से सुर्ख हुआ। वो बामुश्किल खुद को जब्त करने पर मजबूर किए हुए था, मगर जिसके लिए रीना ने अपना मजहब तक छोड़ दिया, वो तुहून आशाम निगाहों से फ़ोन को कुछ यूं घूर रहा था जैसे बस चले तो यहीं से गर्दन दबोच कर रीना को बाहर निकाल ले। लेकिन मैं नहीं चाहता। सबद के आखिरी दाने पर खड़े होकर मुख्तसर रूखा सा जवाब दिया, दुरांग, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपना मजहब। वो चीख उठी, मगर बात दुरान की गुराहट में दब कर रह गई। सो वॉट, मैं मुस्लिम तो क्या किसी भी मजहब के पैरोकार से शादी नहीं करूंगा। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारा बाप मेरे घर और किरपान तक पहुंचा तो नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। लहजा खाटदार था, जिसमें किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं था। दूसरी तरफ तो जैसे सकते जैसी खामोशीदारी हुई। तुरान ने एक कटीली निगाह विलियम की हवाइयाँ उड़े चेहरे पर डाली और कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अनिल भी गुस्से में फ़ोन हाथ में थामे विलियम के करीब हुआ। रीना, घर वापस आओ। विलियम ने आंखें चुराते हुए गुस्से में फ़ोन के करीब होकर कहा, डैड। फीके से लहजे में दूसरी तरफ से रीना की दूर से आती आवाज़ सी। हाँ, घर वापस आओ फौरन। विलियम ने दांत पीसते हुए हुक्म दिया। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और कदम तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अनिल ने फ़ोन बंद किया और दौरान के कमरे की तरफ चल दिया। रूबी गर्दन को हम देकर असफर मलिक के करीब हुई। जब भी निकालेगा कुफर की कलामात निकालेगा मुंह से, जाहिल कहीं का। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करूँगा। इतने अमीर बाप की बेटी ठुकरा दी, विलियम एल्बर्ट की इकलौती बेटी ठुकरा दी। रूबी के लहजे में दुरान के लिए भला का तासुफ और गुस्सा था। उछलो मत ज़्यादा, ये मत भूलो तुम उसी कुफर के कलामात कहने वाले की कमाई खाती हो। और तुमसे बेहतर कौन जानता है वो इस्लाम से मुतनफ़िर क्यों है। अपने बेटे की फ़िक्र करो, आजकल रात भर बाहर रहने लगा है। असफर मलिक ने ठहरे मगर काटदार लहजे में तंज के तीर बरसाए। रूबी ने तुनक कर असफर मलिक की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बिना देखे कदम ऊपरी सीने की तरफ बढ़ा चुके थे, जो लॉन्च के वश से ऊपरी मंजिल को चढ़ते थे। रूबी के चेहरे पर मासी के साए लहराए। मलिक हाउस के बिल्कुल ऊपर सूरज पूरी तमाशत से चमक रहा था। छोटे से लॉन में लगे एक दरख्त की शाखों पर चिड़ियाँ दबक कर बैठी आंखें मूंदे धीरे धीरे सांस ले रही थीं। स्याह सीमेंट से बने फर्श वाली ड्योढ़ी में पुरानी सी कार खड़ी थी, जिसे वो रगड़ रगड़ कर धोने में मसरूफ था। बनियान के नीचे सफ़ेद शलवार पहने, हाथ में पानी गिरा था, पाइप पकड़े वो कार को दिलो जान से धो रहा था। 22 साला यावर मलिक को अपने बाप की इस आखिरी निशानी से बेहद लगाव था। यही वजह थी हर छुट्टी के दिन वो नाश्ते की फ़ौरन बाद पूरी लगन से यही पहला काम करता था। उसे बीए करने के बाद फ़ौरन ही एक निजी पेस्टिसाइड कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। बड़े भाई ने बड़ा जिक्रा किया, कार उसके हवाले कर दी। बस तब से ये कार उसकी कुल कायनात थी। वो यूं ही गुनगुनाते हुए कार धो रहा था जब घर की लौट से उभरती आवाज़ों पर कान खड़े हुए। ड्योढ़ी से एक सीना चढ़कर खुलता लकड़ी का दरवाज़ा सीधा मलिक हाउस के लॉन्च में ले जाता था, जहाँ का मंजर होलनाक था। उमर रसीदा दस्तगीर बेगम बड़ी शान से पलंग पर बरजुमान चोरी सदा हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमा रही थी। उसी पलंग के एक तरफ बैठी रूबी मलिक 3 साला दुरान मलिक के दोनों हाथों को मजबूती से दबोचे बैठी थी। दुरान के तन पर एक अदद निकर के अलावा कुछ नहीं था। उसके जिस्म पर और चेहरे पर जगह जगह चावल चिपके हुए थे। पलंग से कुछ दूर फर्श पर चावल बिखरे हुए थे और असमत वहीं गुस्से में खड़ी फर्श को घूर रही थी। असमत से कुछ दूरी पर लकड़ी की कुर्सियों पर 2 साला बुरहान और 3 साला फाइका मुंह लटकाए बैठे थे। आंखें नीची कर, रूबी ने चीख कर और साथ ही पूरी कुव्वत से खींचकर थप्पड़ दुरान की गाल पर रसीद किया। 3 साला दुरान के दोनों हाथों को मजबूती से थामे वो उसे गुस्से से खो रही थी, जबकि वो निडर अंदाज से पूरी आंखें खोले रूबी की आंखों में झांक रहा था। सुना नहीं, आंखें नीची कर। रूबी ने दिल मिलाकर एक और थप्पड़ उसकी फूली हुई सफ़ेद गाल पर रसीद किया। उसके दोनों गाल सुर्ख हो चुके थे, मगर आंख में एक आंसू तक नहीं था। होता भी कैसे, वो कौन सा ये मार पहली दफ़ा खा रहा था। हर रोज़ सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक ऐसी कई जमात वक्फे वक्फे से उससे गाल पर रसीद होते रहते थे। बस हाथ बदलते रहते थे। उफ खुदाया, मांझी देखे कैसा ढीठ है, सांप की तरह आंखें निकाले खड़ा है। मजाल है जो झपक भी दे। रूबी ने नाक फुलाकर दस्तगीर बेगम की तरफ देखा। वो तस्वीर के दाने गिराते हुए अब हिकारत से दुरान की तरफ देख रही थी। रूबी ने नन्हे से को कंधे से पकड़कर ऐसे झंझोड़ा कि वो पूरा हिल गया, पर पलक न झपकी।
आफत का परकाला कहेगा। कितनी दफा रोका है फाइका और बुरहान की प्लेट से ना खाया कर, पर नहीं, फिर वही काम, वही काम। तुझे जब अलग डाल कर देते हैं क्या तकलीफ होती है जो उनकी प्लेट में हाथ डालता है? रूबी गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए उस पर चीख रही थी। गंदा खून ना हो तो। एक और सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। जावर जैसे ही लाउंज के दरवाजे पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर तड़प गया। भाभी। ऊंची आवाज से पुकारा। तेजी से लंबे लंबे डाक भरता आगे बढ़ा और झपट कर दुरान को रूबी से पीछे किया। छोड़े इसे। 3 साल का बच्चा है वो। अगर बच्चों के साथ मिलकर खा ही लिया कुछ, तो आप यूं क्यों पीट रही हैं इसे? जावर गुस्से में चीखा था। 3 साल का? नाक में दम कर रखा है इससे। रूबी ने उसी के अंदाज में चीख कर जवाब दिया। पास खड़ी असमत तुनक कर आगे हुई। और तुम जो इसके हमायती बनकर कूद पड़े हो, घर का काम तुमने करना होता है या हमने? भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। हाल देखो क्या किया इससे। सारे फर्श पर चावल ही चावल। असमत ने भी रूबी का भरपूर साथ दिया। देती भी क्यों ना। तलाक याफ्ता एक बच्ची के साथ मायके में रहना हो, रूबी जैसी भाभी का साथ देना ही पड़ता है। 1000 दफा इसे समझाया है तुम सिर्फ अपनी प्लेट में खाया करो, पर नहीं, ढीठ है पूरा। प्लीत ना हो तो। असफा ने दांत पीसते हुए कहा और आगे बढ़कर एक तप्पड़ दुरान के पुश पर चढ़ दिया, जो शावर की टांगों से चिमटा खड़ा था। शावर ने तड़प कर उसे अपनी गोद में उठाया और गले से लगाया। बाजी खुदा का खौफ करें कुछ। नवीन भाई का खून है, प्लीत कैसे हुआ? मुसलमान है दुरान। शावर ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा। "हम्म, नवीन का है ये तुम्हें कैसे पता? पता नहीं मोवा उस अंग्रेज बुड्ढी की किस मियाँ से होगा। कोई एक होगा क्या उसका? नाम रख लेने से मुसलमान हो गया क्या? पलीत है ये। अभी 1 साल से डॉक्टर के पास तक तो लेकर ना जा सके तुम। आया बड़ा हमायती। दस्तगीर बेगम ने हिकारत से कहते हुए नफरत में अपना हिस्सा डाला। बस करें आप लोग तो। आप लोगों से बहस फजूल है। डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इसकी देखभाल की उम्मीद आप जैसों से करूं। और अजमत बाजी, रूबी भाभी, आज के बाद दुरान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यावर ने नाक फुलाए अनगिश उंगली खड़ी की। चल तू जा। छुट्टी के दिन दिमाग खाने आ जाता है हमारा। इसकी हरकतें पता हो ना तुझे, तो फिर पता चले। असमत ने हाथ हवा में उठाए गुस्से से कहा। बिल्कुल दुरुस्त। भला की औलाद है ये। फिर ये की तरह पूरे घर में उधम मचाता है, और बात तो जैसे कोई समझ में आती ही नहीं इसके। कुछ भी कह दो बस घूरने लगता है। रूबी के अंदर मौजूद कड़वाहट अरूज पर थी। इतनी तो मार खाता है बेचारा आप सबसे। क्या दिमाग काम करेगा इसका? क्यों दिखावा कर रहे हैं दुनिया के लिए इससे? अच्छा, किसी यतीम खाने में छोड़ आते इसको। यावर दिल हराश लहजे में चीख उठा। हाँ, तुझे बहुत खुदा तरसी है ना, तो तू क्यों नहीं ले लेता गोद? रूबी ने नाक चढ़ाई। ले लूंगा भाभी, मैं ले लूंगा। अब मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो इसे कबूल करेगी। यावर ने तन कर जवाब दिया। रूबी का रंग एकदम से फीका पड़ा। ये तो उसी के सर पड़ गई थी। अब यावर ने अगर उसकी बहन सोने से शादी से इनकार कर दिया तो? यावर दुरान को सीने से लगाए कमरे में जा चुका था, जबकि वो दम बहुत खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी, जैसे किसी ने हत्थे पर हाथ रखकर घुमाया हो, और फिर दरवाज़ा चरचराहट की मध्यम आवाज़ के साथ खुला। उसे फक्त सुनाई दे रहा था। आंखों पर स्याह पट्टी बंधे होने की वजह से वो कुछ भी देखने से कासिर थी। अभी तक वो उस शख्स के कंधे पर मौजूद थी, सर ऊपर उठाए इधर उधर घुमा रही थी। स्याह पट्टी से ढकी आंखों के नीचे पपड़ी सदा लब थोड़े से खुले थे। दरवाज़ा खुलने के बाद उस शख्स के आगे बढ़ते कदमों के साथ ही अचानक इर्द गिर्द से उभरती बहुत सी आवाज़ें कान के पर्दों से टकराईं। आवाज़ें इतनी ज़्यादा और मिली जुली थीं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक वो शख्स एक जगह रुका और झटके से उसे नीचे उतारा। उसके पाँव अब ज़मीन पर थे। हाथ पीछे बंधे होने के बायस एक पल के लिए वो लड़खड़ा गई और बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया। अब कोई उसके सर के पीछे से पट्टी खोल रहा था। जैसे ही पट्टी खुली, छत पर जलती बत्तियों की तेज रोशनी के बायस एक लम्हे के लिए आंखें झुंडे आ गईं। आहिस्तगी से आंखों के पपोटों को सुकोड़ कर धीरे से खोला। सूख डोरियों वाली पुतलियों में सामने के बनते अक्स के साथ खौफ का साया वासिया था। ये एक लंबी गैलरी थी, जिसके दाएं बाएं जेलनुमा कमरे थे। क्या छोटा सा घर है हमारा, जैसे कोई डरता हो। मुझे नफरत है अपने घर से। सेन में अपनी ही आवाज़ की बाज़कश टुकराई। उस गैलरी की छत सर के बहुत करीब थी, और छत के अंदर कितार दर कितार बल्ब नस्ब थे। एकदम से जैसे घुटन का एहसास बढ़ने लगा। ये शायद बेसमेंट था, इससे सांस लेने में दुश्वारी थी। अगर मेरे शोहर के घर बैल्कनी ना हुई तो मैं उसे कहूँगी नया घर ले। तुम्हें पता तो है मुझे खुली जगहें, छत, बैल्कनी और समंदर कितना पसंद है। सेन में फिर से आवाज़ उभरी। ओह जेसिस,
मौत इसी का नाम है शायद। ज़बान तलवे से चिपकने लगी थी, सांस हलक में अटकने लगा था, होफ के पास सिर लरसने लगा था। इस जगह का मंजर दिल दिला देने वाला था। हर कमरे का दरवाज़ा जेल की सुलाखों की तरह था और डिजिटल लॉक लगे थे। वो होप से आंखें फाड़े देख रही थी। वो शख्स अब खोने के करीब से उसका बाजू थामे आगे बढ़ रहा था। वो ख्वास भागता, हैरत से भरी आंखें दाएं बाएं घुमाकर देख रही थी। हर कमरे में तकरीबन 4-5 लड़कियां थीं और छोटे से दरपेनुमा उन कमरों में दाएं बाएं दीवारों के साथ लोहे के बने पलंग ऊपर नीचे रखे गए थे। मैली कुचैली दीवारें जिन पर आओ बका दर्ज थी। हर कमरे की हर दीवार पर कोयले और खून से कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कुछ बना हुआ था। वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी, लड़कियां सर उठाए मुतखैर आंखों से उसे देख रही थीं। अजीब वहशत थी सबकी आंखों में। चेहरे मुरझाए, बाल बिखरे और तन पर कपड़ों के नाम पर बस चीथड़े। वो अंदर से कांप गई। ये कैसी जगह थी जहाँ लड़कियों को जानवरों की तरह रखा हुआ था। सयाफाम अब एक कमरे के सामने रुक चुका था और जेब से एक कार्ड निकालकर कमरे के दरवाजे का डिजिटल लॉक खोल रहा था। कमरे में पहले से मौजूद लड़कियां अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा थीं। लॉक खोलने के बाद उससे सुलाखों वाला दरवाज़ा स्लाइड किया और एक झटके से उससे अंदर धक्का देने के बाद दरवाज़ा फिर से स्लाइड करते हुए बंद कर दिया। वो लड़खड़ाती हुई सामने पलंग से टकरा जाती, अगर पलंग के पास खड़ी लड़की उसे थाम ना लेती। उससे होप से फटी आंखों के साथ कमरे में पहले से मौजूद 3 लड़कियों को देखा। 2 मगरबी और एक लड़की मशरकी रंग और रूप की थी, जिसने आगे बढ़कर उसे पलंग से टकराने से बचाया था। बिल्कुल सामने वाले कमरे में मौजूद लड़कियां भी अब सलाखें थामे सर उनसे जोड़े उसे ही देख रही थीं। दर्द के अलावा उनकी आंखों में उसके लिए और कुछ नहीं था। मशरकी लड़की अब उसके पीछे बंधे हाथों को टेप से आज़ाद कर रही थी। हर लड़की बेबस दिखाई दे रही थी, थकी हुई जिंदगी से बेजार। उसको कुछ देर यूं ही खामोशी से देखने के बाद वो सब अपनी अपनी जगहों पर वापस आने लगी थी। मगरबी लड़कियां आपस में मुख्तलिफ ज़बानें बोल रही थीं, जिसकी उसे कोई समझ नहीं थी। सब कन अखियों से उसे देखकर अब कानों में बातें कर रही थीं। ये सब हैरान हो रही हैं, तुम रो नहीं रही? इसलिए क्योंकि यहाँ हर नई आने वाली लड़की पहले चीखती और रोती है। अकब से उसी मशरकी लड़की की आवाज़ उभरी। वो उर्दू बोल रही थी। वो चौंका मुड़ी। इस तरह गैर में हम सपान को मिला था। उड़ते ही हैरत और खुशी की हल्की सी रुमक चेहरे पर सजाए उस लड़की की तरफ देखा। वो बेहद हसीन नकोश और सफ़ेद रंगत वाली लड़की थी, जो उसे देखते हुए फीकी सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। कहाँ की हो? धीमे से लहजे में उससे सवाल कर रही थी, जबकि वो कमरे का जायजा लेने में मशगूल थी। 4 पलंग थे, 2-2 करके पलंग ऊपर नीचे रखकर कमरे की दाएं और बाएं दीवार के साथ लगाए हुए थे। सामने की दीवार में एक दरवाज़ा था, शायद वॉशरूम था। कहाँ की हो? लड़की ने फिर से सवाल दोहराया। उससे फटी-फटी वहशतज़दा निगाहों का ज़ाविया बदला और सवाल पूछने वाली की तरफ देखा। हमदर्दी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब की मुंतज़िर थी। प पाकिस्तान? बामुश्किल लब खोले, फीकी सी आवाज़ सी, जिसमें गले की कड़कड़ाहट शामिल थी। हम भारत से। उसके पूछने से पहले ही लड़की ने अपना मुल्क बताया। वो बहुत सीधा सी पैंट शर्ट में मलबूस सी और गले में स्कार्फ था। चेहरा शफाफ था, ना कोई दाग ना कोई बाल। अगवा हुई थी क्या? वो अगला सवाल पूछ रही थी। नहीं, शादी। थूक निकला और फिर से इर्द गिर्द देखा। बाकी दोनों लड़कियां आपस में बातों में मसरूफ थीं। ओ अल्लाह, अल्लाह, मुस्लिम हो? फिर से सवाल पूछा। वो खुद अपने हुलिये से मुस्लिम ही लग रही थी। नहीं, क्रिश्चियन, मुख्तसर जवाब दिया और उसकी तरफ सवालिया देखा। वो फ़ौरन समझ गई। हम मुस्लिम हैं, तमन्ना नाम है, समगल होकर यहाँ पहुँची हैं। दुख भरा लहजा था। एक लम्हे के लिए वो मबहूत हुई। नसीब सूरज से नहीं जुड़े होते। हाँ, सामने बैठी उस लड़की को देखकर इस बात पर यकीन और पुख्ता हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? तमन्ना ने मुलायम से लहजे में सवाल किया। जोई, जोई जान, आहिस्तगी से जवाब दिया।